Assalamu alaikum. Today we will talk about inference in first order logic. This is my assignment. I will submit it to surname submitted by Abu Huraira, Numara Nasir, Zebun Nisa, Mavish Akhtar. We are the student of IT department, sixth semester morning. So let's start. तो हमारा पहला टॉपिक है इन्फेरेंस. इन्फेरेंस आर स्टेप्स इन रीजनिंग मूविंग फ्रॉम प्रेमिसेस टू कंक्लूजन्स. यहाँ पे प्रेमिसेस से हमारा मुराद है स्टेटमेंट, हमारी प्रॉब्लम. हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है. डिटेक्शन इज इन्फेरेंस ड्राइविंग लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमिसेस नॉन और एज्यूम टू बी ट्रू. जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी हम उसके आंसर को या तो फिर पहले एज्यूम करेंगे कि यही इसका आंसर होना चाहिए, या फिर हमें उस चीज़ की एश्योरिटी होगी कि इसका जवाब यही होगा. अब यहाँ पे हमने बात की रीजनिंग की, तो रीजनिंग क्या होता है? What is reasoning? In information technology, a reasoning system is a software system that generates conclusions from available knowledge using logical techniques such as deduction and induction. अब रीजनिंग होता क्या है? रीजनिंग होता है कि हम आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए जो आपके पास अवेलेबल नॉलेज होता है उससे आप कंक्लूजन्स निकालते हैं. टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस. इन्फेरेंस की 3 टाइप्स होती हैं: डिटेक्शन, इंडक्शन, एबडक्शन. हम ज़्यादातर जो चलती है हम उसके बारे में बात करेंगे, वो है डिटेक्शन. व्हाट इज इन्फेरेंस इन लॉजिक? इन्फेरेंस लॉजिक क्या होता है? Deductive logic inferences are made when a person or machine goes beyond available evidence to form a conclusion. डिटेक्टिव इन्फ्रेंस होता है कि जो हमारे पास नॉलेज है उसकी बेस पे हम कोई भी उस सॉल्यूशन निकालते हैं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. With a deductive inference, this conclusion always follow the stated premise. अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि डिटेक्टिव इन्फ्रेंस से जो आंसर निकलता है वो हमेशा जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके से रिलेटेड निकलता है. ये नहीं हो सकता कि आप सवाल कुछ और, आपकी प्रॉब्लम कुछ और, आप उसका कंक्लूजन कुछ और निकाल दें. तो इसलिए हमेशा इसमें 2 ही ऑप्शंस होंगे, या ट्रू या फॉल्स, और हमेशा प्रेमिसेस का जो आंसर होगा वो ट्रू होगा. इन्फेरेंस रूल्स. इन्फेरेंस किन असूलों पे काम करता है? ये 2 तरह के असूल होते हैं: यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन. यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन में हम हमेशा ओवरऑल बात करते हैं, किसी जो है ना पूरे ग्रुप की बात करते हैं, और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन में हम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं. तो चलते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन की तरफ. इन प्रेडिकेट लॉजिक, यहाँ पे बात हुई प्रेडिकेट लॉजिक. प्रेडिकेट लॉजिक बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को कहते हैं. इन प्रेडिकेट लॉजिक यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन, UI also called universal specification और universal elimination. अब यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन को आप यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन या यूनिवर्सल एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं. इज अ वैलिड रूल ऑफ इन्फेरेंस फ्रॉम अ ट्रूथ अबाउट ईच मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स टू द ट्रूथ अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ दैट क्लास. वो बात करता है कि यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन में हमने कहा कि हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं. तो जब एक बात हमने कह दी कि पूरा ग्रुप जो है ना इस चीज़ को फुलफिल करता है, तो जाहिर सी बात है कि उस ग्रुप का एक एक इंडिविजुअल पर्सन भी उस चीज़ को फुलफिल करता होगा. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑल बॉयज़ लाइक क्रिकेट. अब ऑल बॉयज़ की हमने बात की, ये तो हो गया एक ग्रुप की बात. अब हम अगर स्पेसिफिक उसमें से एक पर्सन की बात कर देते हैं कि अली लाइक्स क्रिकेट, तो जाहिर सी बात है अली भी एक लड़का है, तो अली भी क्रिकेट लाइक करता है. आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है, आवर यूनिवर्स इज द सेट ऑफ मेल पीपल. वी assume that if anyone is the father of a person, then father cannot be the son of his own son.
अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्स है जिसमें सिर्फ आदमी रहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो है ना एक बाप अपना ही बेटा भी हो? नहीं, कभी भी नहीं। तो हम यहाँ पे does no one his own son f of x and y, ये हमें एक प्रीमिस मिला है स्टेटमेंट से, x इज द फादर ऑफ y। अब प्रीमिस हमें क्या कहते हैं? फॉर ऑल x फॉर ऑल y f ऑफ x एंड y implies that not f y of x। y हमने यहाँ पे क्या लिया था? बाप लिया था। यहाँ पे y हम देख रहे हैं, ये y जो है ये उसको कर रहा है, यहाँ पे बेटे को शो कर रहा है। कोई भी बेटा अपना ही बाप खुद नहीं हो सकता। इफ एनीवन, अब ये जो प्रीमिस हमने लिखा है इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो वो कैसे होगा? इफ एनीवन इज द फादर ऑफ अ पर्सन देन दैट फादर कैन नॉट बी द सन ऑफ his own son। तो अब इस प्रेमिस का हमने कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन हमने जो निकाला है वो है फॉर ऑल एक्स नॉट एफ एक्स ऑफ एक्स नो वन हिज इज ऑन फादर। अब इसी एग्जांपल का हम प्रूफ देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो प्रूफ हमने किया है उसमें सबसे पहले हमने प्रीमिस लिया फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई f of x and y implies that not f y of x premise। हमने सबसे पहले इस पे यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन अप्लाई किया। यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन क्या होता है कि आपने किसी भी वेरिएबल को एक दूसरे रैंडम वेरिएबल से चेंज कर देना होता है। सबसे पहले हमने f of y लिया, हमने यहाँ पे x को चेंज करके a आर्बिट्रेरी वेरिएबल लिया, जिसके बाद हमारी स्टेटमेंट बन गई f ऑफ फॉर ऑल y f ऑफ a एंड y implies that not f y of a। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। इसको अगर हम पढ़ें तो a जो है कभी भी वो अपना ही बाप नहीं हो सकता। अब दोबारा फिर इस पे हम यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट आती है f ऑफ a एंड a implies that not f a of a। तो उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन के बाद ये हमारे पास स्टेटमेंट आई कि f ऑफ a एंड a मतलब कि कोई भी बाप अपना ही बाप नहीं हो सकता। उसके बाद कंडीशनल डिस्टिंक्शन अप्लाई करेंगे। उसके बाद नॉट f a ऑफ a और एंड नॉट f a ऑफ a। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी बाप अपना ही बाप नहीं हो सकता और कोई भी बेटा अपना ही बेटा नहीं हो सकता। एक बात याद रखने की है कि यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन में हमेशा हम और सिंबल यूज़ करते हैं और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन में हम एंड साइन यूज़ करते हैं। कंडीशनल डिस्टिंक्शन के बाद हम आइडेम्पोटेंस यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशंस सेम हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं नॉट एफ ए ऑफ ए। इसके बाद हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन अप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी फॉर ऑल एक्स। अब f की जगह पे हमने कोई भी आर्बिट्रेरी वेरिएबल लिया, फॉर ऑल एक्स नॉट y x ऑफ x। अगर हमें याद हो तो हमने x क्या कहा था? x इज द फादर ऑफ y। तो फिर फॉर ऑल फादर फॉर ऑल x नॉट f x ऑफ x मतलब कोई भी बाप अपना बाप नहीं हो सकता। ये था यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है
Existential instantation in predicate logic. Existential instantation, also called existential elimination. Existential instantation को हम existential elimination भी बोल सकते हैं. Is a valid rule of inference which says that the rule has the restriction that the constraint of variable c introduced by the rule must be a new term that has not occurred earlier in the proof. जैसे लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन में सेम वेरिएबल लिया x के लिए भी और y के लिए भी, इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल है जो हमें फोर्स करता है कि हर वेरिएबल के लिए हमें एक नया कांस्टेंट के लिए एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा. अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ. उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. इफ़ देयर इज़ अ वुमन हु यूजेस एनी मेडिकेशन देन दैट वुमन में पार्टिसिपेट इन अवर ड्रग टेस्ट. हम कहते हैं कि एक औरत है जो कोई भी मेडिसिन यूज़ करती है. अगर वो मेडिसिन यूज़ करती है तो वो किसी भी ड्रग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है. देयर इज़ अ वुमन हु यूजेस सम मेडिकेशन. तो हम फर्ज करते हैं कि एक औरत है जो मेडिकेशन यूज़ करती है. Thus, someone may participate in our drug test. So, इसलिए हमारे टेस्ट में किसी एक बंदे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वो जो पार्टिसिपेट करेगा वो ड्रग यूज़ करता होगा. डिफाइन हमने क्या किया. W of x is a woman, u x of y. पर W एक कांस्टेंट है, U एक कांस्टेंट है, P एक कांस्टेंट है. X, X, Y, X वेरिएबल्स हैं. X इज अ वुमेन. हमने कहा था एक वुमेन होनी चाहिए जो ड्रग्स यूज करती हो, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया X से, जो एक औरत है. पर्सन X यूजेस मेडिकेशन Y. पर्सन X का मतलब है कि कोई भी औरत हो सकती है, हम किसी एक को स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं कर रहे. मेडिकेशन Y मतलब कि कोई भी मेडिसिन हो सकती है. हम यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं लगा रहे कि ये वाली मेडिकेशन यूज़ होगी तो ही वो पार्टिसिपेट करेगा. हम यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं लगा रहे कि उस शख्स का ये नाम होगा तो ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है. तो आगे देखते हैं P of X में पार्टिसिपेट इन आवर ड्रग टेस्ट. X, अब यहाँ पे X जो है वही औरत आएगी जिसने मेडिकेशन यूज़ की होगी. जैसे आपने ऊपर देखा कि पर्सन X यूजेस मेडिकेशन Y, तो यही X नीचे आएगा जो पार्टिसिपेट करेगा ड्रग टेस्ट में. चलें इसका प्रूफ देख. एग्जांपल की जो हमारी प्रीमिस बनेगी, जो उसकी स्टेटमेंट बनेगी, वो होगी फॉर ऑल X, फॉर ऑल Y. फॉर ऑल X मतलब कि हर तरह का इंसान, हर तरह की औरत उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है. फॉर ऑल Y हर तरह की मेडिसिन. W ऑफ X हमने कहा था कि वुमेन है. एंड U हमने कहा था कि वो एक कोई भी औरत हो सकती है और कोई भी मेडिसिन हो सकती है. तो इम्प्लाइज दैट P ऑफ X मतलब कि वो औरत हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है. तो इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो ये इस तरह बनेगी स्टेटमेंट. इफ देयर इज अ वुमन हु यूजेस एनी मेडिकेशन देन दैट वुमन मे पार्टिसिपेट इन आवर ड्रग टेस्ट. इसकी एक दूसरी भी बनती है स्टेटमेंट, वो कुछ इस तरह से बनती है. यहाँ पे जो ई आपको नजर आ रहा है, ये ई जो है एग्जिस्टेंशियल का साइन है, एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन का. तो यहाँ पे हमने ई पी लिया है, एग्जिस्टेंशियल पी, एग्जिस्टेंशियल क्यू, डब्ल्यू ऑफ पी एंड यू पी क्यू. यहाँ पे हमने पी को डिनोट किया है औरत के लिए. पी को हम एक्स की जगह पे यूज़ कर रहे हैं और क्यू को हम वाई की जगह पे यूज़ कर रहे हैं. देयर इज़ अ वुमेन हु यूजेस सम मेडिकेशन. इसका जो कंक्लूजन निकला, देयर एग्जिस्ट अ जेड हु यूजेस जेड मतलब कि एक औरत होगी जो एक मेडिकेशन यूज करती होगी. समवन में पार्टिसिपेट इन अवर ड्रग टेस्ट. अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ें तो इस तरह. अब इसका प्रूफ देखते हैं. देयर एग्जिस्ट अ पी, देयर एग्जिस्ट अ क्यू. इफ डब्ल्यू ऑफ पी एंड यू, पी एंड क्यू
ये हमारी प्रीमिस है। जैसा कि हमने बोला था कि एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन में हम हमेशा एंड का साइन यूज़ करते हैं। चलें अब इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने इस पे एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन अप्लाई किया। एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन में हमने बोला था कि हम हर कांस्टेंट के लिए एक अलग-अलग वेरिएबल यूज़ करेंगे और वो पिछले से मुख्तलिफ होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ क्यू W ऑफ ए स्टार। अब हमने उसको डिफरेंट करने के लिए ए स्टार को ले लिया और ए स्टार यहाँ पे P को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड U ए स्टार Q। अब हम इस पे दोबारा एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने Q की जगह भी कोई और कांस्टेंट यूज कर सकें। तो उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट बनी W ए स्टार एंड U ए स्टार B स्टार। मतलब कि कोई भी औरत जो भी मेडिकेशन यूज़ करती है वो हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है। अब हमने एक और प्रीमिस लिया था फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई W of x and U x y implies that P a star। तो इस पे हम यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन में हम क्या करते थे कि एक ही कांस्टेंट दो जगह पे यूज़ कर सकते थे। तो हमने क्या किया, x की जगह पे a यूज़ कर लिया और उसके बाद दोबारा फिर यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन यूज़ किया ताकि हम y की जगह पे भी कोई और यूज़ कर सकें। तो फिर हमारी ये स्टेटमेंट बन गई W A star and U A star B star imply that P A star। मॉडस पनिस यूज़ करेंगे स्टेटमेंट 3 और 6 के लिए। जब हम 3 और 6 को जोड़ते हैं, 3 और 6 सेम है और ये क्या इम्प्लाइज करता है, P A स्टार। तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट Z P ऑफ Z। मतलब एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन हमने यहाँ पे की है, जिसके बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट आई है और इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अ वुमन हु यूजेस अ मेडिकेशन एंड ही शुड अप्लाई फॉर अ टेस्ट। अब आगे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। What is representation? Representation refers to a symbol or thing which refers to stand for something else। रिप्रेजेंट हम करते हैं, रिप्रेजेंट रेफर्स टू अ सिंबल और थिंग विच रिप्रेजेंट्स। रिप्रेजेंटेशन हम सिंबल से भी कर सकते हैं और किसी और चीज से भी कर सकते हैं। लाइक एक वर्ड, what do we need to represent? We need to represent a thing in the natural world which we don't have for some reason the possibility to use the original thing। Knowledge representation. The objective of knowledge representation is to express the problem computer understanding form। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 3 लिटिल पिग्स। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सूअर के बच्चे हैं। एक ने अपना घर स्ट्रॉ से बनाया है, एक ने अपना घर तिनकों से बनाया है, जबकि तीसरे वाले ने अपना घर ईंटों से बनाया। तो अगर एक भेड़िए ने इन्हें खाना हो तो वो किस तरह खाएंगे? देखें अब उसका एग्जाम्पल का आंसर, भेड़िया पहले वाले को भी खा सकता है क्योंकि उसका घर तिनकों का है और भेड़िया उसको आसानी से तोड़ सकता है। हम दूसरे की तरफ आ जाते हैं। जब हम दूसरे की तरफ देखते हैं तो उसका घर भी भेड़िया तोड़ सकता है क्योंकि उसका घर तिनकों से बना हुआ, जबकि तीसरे का घर भेड़िया नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसका घर ईंटों से बना हुआ है और भेड़िए में इतनी ताकत नहीं है कि वो उन चीज़ों को तोड़ सके। एग्जाम्पल से वाई कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। वाई कुडंट द वॉल्फ ब्लो डाउन द हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स। आखिर भेड़िया क्यों नहीं तोड़ सका ईंटों से बना हुआ घर? व्हाट बैकग्राउंड
knowledge are we applying to come to that conclusion? हमारे पास ऐसा कौन सा नॉलेज था जो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सके कि भेड़िया उस चीज को नहीं तोड़ सकता. Brick structures are stronger than straw and stick structures. Objects like the valve have physical limitations. The valve can only blow so hard. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.